हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नए पाठ को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट पाठ को देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पाठ 21 माँ कहे एक कहानी। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। माँ कहे एक कहानी, एक था राजा या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। माँ हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा गिद्ध होकर खगसर से, हुई पक्ष को हानि, हुई पक्ष को हानि। करना भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उससे उसने आहत पक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय उग्राही के सविषय में। बात गई तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे जय निर्भय, निर्भय जय जिसका। सुन लो तेरी वाणी, सुन लो तेरी वाणी। माँ मेरी क्या वाणी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्न न उसे उबारे। रक्षक को भक्षक परवारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। ये कविता मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी कविताओं में देशभक्त और एवं सामाजिक न्याय की आवाज़ को विशेष स्थान मिला है। द्वापर, साकेत, भारत भारती, यशोधरा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो अब आगे इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा था। उत्तर है, पुत्र अपनी माँ से हठ पूर्वक कह रहा था कि उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। अगला प्रश्न है, बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था। उत्तर, उपवन में बड़े सवेरे ही सिद्धार्थ भ्रमण कर रहा था। अगला प्रश्न है, उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा। उत्तर है, उपवन में सहसा हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। सिद्धार्थ और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। उत्तर है, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आखेटक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। अगला प्रश्न है, माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा। उत्तर है, माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने को कहा जो रक्षक
उसके पिता सिद्धार्थ और आखेटक के मध्य घायल हुए हंस पर अधिकार किसका हो सकता है को लेकर था। अगला प्रश्न है, सदा किसकी विजय होती है? उत्तर है, सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। अगला प्रश्न है, माँ कहे एक कहानी के प्रश्नों के उत्तर। पंक्तियों को पूरा कीजिए। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे, न्याय दया का दानी। अगली पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हुई पक्ष की हानि। उत्तर है, तेज बाण का प्रहार जब आखेटक ने किया तो हंस का एक पंख कट गया। अगला है, जहाँ सुरभि मनमानी। उस उद्यान में सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी। अगला है, लक्ष्य सिद्ध की माने। आखेटक को अपना अचूक निशाना लगाने से मिली सफलता पर घमंड था। न्याय दया का दानी। राजा ने दया मुक्त न्याय प्रदान किया। अगला प्रश्न है, माँ कहे एक कहानी। उत्तर है, राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा, तू है हठी मानधन मेरे। यशोधरा ने राहुल से कहा। तीसरा नंबर है, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी। राहुल ने यशोधरा से। सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा ने राहुल से कहा। ई प्रत्यय लगाकर शब्दार्थ बदलिए। दान दाने, डाल डाले, ज्ञान ज्ञाने, ध्यान ध्याने, ठान ठाने, पान पाने, भार भारी, ताल ताली। विलोम शब्द बनाइए। राजा का रानी, न्याय का अन्याय, मान का अपमान, जन्म का मरण, कोमल का कठोर। समानार्थी शब्द लिखिए। उपवन का उद्यान, पाने का जल, खग का पक्षी, शर का बाण। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप लिखिए। वाणी वाणी, सूरज सूर्य, घी घृत, कान कर्ण, हाथ हस्त, जीभ जिह्वा। ये पंक्तियां हैं। माँ कहे एक कहानी, ये पढ़ लीजिए आप। हम इसकी व्याख्या करते हैं। शब्दार्थ है। संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश माँ कहे एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। ये पद्यांश होगा, गद्यांश नहीं होगा, क्योंकि गद्यांश गद्य को कहते हैं। ये पद्य खंड है। प्रसंग है, सिद्धार्थ वन को निकल जाते हैं। उनका पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी बताने के लिए कहता है। व्याख्या है। यशोधरा से राहुल कहते हैं कि हे माँ, तू मुझे एक कहानी कह। यह कहानी किसी राजा अथवा रानी की हो। इस तरह हे माँ, तू एक कहानी कह। यशोधरा कहती है कि हे मेरे पुत्र, तू बड़ा जिद्दी है। तू ही मेरे सम्मान की पूंजी है। तू अब कहानी सुन। तेरे पिता बहुत प्रातः बगीचे में घूमते रहते थे। वहाँ उस उपवन में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल कहते हैं कि हाँ, मेरी माँ मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। बस हाँ, यही कहानी तू बता। अगली पंक्तियाँ हैं। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग है, यशोधरा कहानी के रूप में उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करती है जिसमें सिद्धार्थ घूमने जाते हैं। व्याख्या है। उस बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिले थे। जमी हुई ओस की बूंदें उष्णकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थीं। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंके ओस की बूंदों से मिश्रित होकर बह रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी की लहरें उठ रही थीं। राहुल कहने लगा कि हे माँ, यही कहानी तू कह।
अगली पंक्तियाँ हैं, इनका संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, शिकारी के बाण से घायल एक हंस नीचे गिरा। इसको बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया। व्याख्या है, उस प्रातःकाल में आकाश में उड़ते हुए पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में गूंज कर रहे थे। उस समय अचानक ही ऊपर से एक पक्षी नीचे गिरा। वह हंस पैने बाण से बिंध था। उसकी एक पंख भी कट गया था। इसे सुनते ही बालक राहुल कह उठा, उसकी एक पंख कट गई। यह कहानी तो करुणा से भरी हुई है। अगली पंक्तियां हैं, शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को उठा लिया। इसी बीच शिकारी के आ जाने की बात यशोधरा बालक राहुल को बताती हैं। व्याख्या, अचंभित होते हुए राहुल ने सिद्धार्थ घायल हंस पक्षी को उठा लिया, मानो उसने फिर से नया जन्म प्राप्त किया हो। इसी बीच वह शिकारी वहां आ गया जिसने उसे घायल किया था। उसे अपने निशाना लगाने की सफलता पर घमंड था। राहुल कहने लगा कि उसे अपने लक्ष्य सिद्धि पर अभिमान था। निश्चय ही यह कहानी तो कोमल भी है और अति कठोर भी है। अगली पंक्तियां हैं, शब्दार्थ हैं। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, शिकारी ने जिद्दी पूर्वक उस घायल पक्षी को मांगा। इसका वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या है, उस शिकारी ने घायल हुए पक्षी की मांग की, जबकि तेरे पिता उसकी रक्षक थे, अर्थात उसकी रक्षा की। तब उसने उस घायल पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। राहुल कहने लगा, उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी बहुत बढ़ चली है। अगली पंक्तियां हैं, देख लीजिए आप। शब्दार्थ हैं, ये पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग है, रक्षक और भक्षक के मध्य विवाद बढ़ा तो इस विवाद को न्यायालय में ले जाया गया। व्याख्या है, दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने विषय पर अडिग थे। तब यह विवाद न्यायालय में पहुंच गया। सभी ने इस विवाद के बारे में सुना और जान लिया। राहुल ने इसी विषय को दोहराते हुए कहा कि तब तो यह कहानी सभी जगह फैल गई होगी। अगली पंक्तियां हैं, संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग है, इस घटना के निर्णय के विषय में यशोधरा राहुल से पूछती हैं। व्याख्या, यशोधरा कहती हैं कि हे राहुल, तू ही इस घटना का निर्णय करके बता कि न्याय किसके पक्ष लिया करता है, रक्षक का या भक्षक का। तू बिना किसी भय के ही कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय हो गई। उस विषय में तेरी बोली मैं सुन लेना चाहती हूँ। राहुल कहने लगा कि तेरी वाणी मैं सुन लूँ, इस विषय में मेरी वाणी क्या हो सकती है। अगली पंक्तियाँ हैं, शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, रक्षक ही वस्तुतः भक्षक से बढ़कर होता है। व्याख्या है, यशोधरा कहानी को अंत तक ले जाती हुई कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी निरपराध को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात उसकी रक्षा अवश्य करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को निछावर किया जा सकता है, अर्थात भक्षक से रक्षक अच्छा होता है। दयापूर्ण न्याय देने वाले भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि दयापूर्ण न्याय श्रेष्ठ होता है। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को
ठीक तरह से समझ लिया। तो देखा इस कविता के, छोटी सी कविता के माध्यम से कि मारने वाले से बचाने वाला कितना बड़ा होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं, ये समझ लीजिए आप। हम इसके आगे के पाठों को करेंगे। धन्यवाद।